Good morning all. I am Vishal Kumar Sakthani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनके बेसिक सिंटैक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लूपिंग स्टेटमेंट्स को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके लिए हम नेस्टेड लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स कौन से हैं और इन जंपिंग स्टेटमेंट्स का लूप के अंदर क्या यूज है, इन सब को आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं इनफाइनाइट लूप, नेस्टेड लूप, जंपिंग स्टेटमेंट्स, यूज ऑफ कंटिन्यू एंड ब्रेक एंड गो टू इन लूप्स एंड सम एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट लूप। तो जैसा कि इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, इनफाइनाइट लूप का मतलब एक ऐसा लूप जो कभी एंड नहीं हो, यानी कभी एंड नहीं होने का मतलब लूप के कभी टर्मिनेट नहीं होने का मतलब है कि इसके लिए कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो। तो उसके लिए जनरली हम फॉर लूप को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर अपडेशन तीनों ही पार्ट जो कि एक फॉर लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ऑप्शनल है, और जिनको हम ब्लैंक छोड़ के फॉर लूप को एक इनफाइनाइट लूप की तरह से बना सकते हैं। और जब किसी भी लूप के अंदर कंडीशन एब्सेंट होती है तो वो भी ऑलवेज यह एज्यूम किया जाता है कि कंडीशन ट्रू है। तो जैसे हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और काउंटर अपडेशन दोनों पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन एब्सेंट है तो अगेन यह अपने आप में एक इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करेगा। तो फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो आपका कंडीशन सेक्शन है उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, काउंटर अपडेशन सेक्शन को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कंडीशन सेक्शन ब्लैंक है, इसका मतलब कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू एंड यह एक इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करेगा। और हम व्हाइल लूप को भी एक इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करने के लिए बना सकते हैं कि अगर हम कंडीशन के स्थान पर अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू प्लेस कर दें तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू का मीनिंग होता है ट्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाइल लूप को भी हम इनफाइनाइट लूप की तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं व्हाइल वन और लूप बॉडी, तो ये जो लूप बॉडी है ये फॉर एवर यानी कि इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होती रहेगी। लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट लूप को यूज करने से बचना चाहिए, इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इनफाइनाइट लूप को अगर इनफाइनाइट बना दिया तो हम कभी भी उस लूप को टर्मिनेट करने में या फिर उस लूप से बाहर निकलने में, उस लूप से एग्जिट होने में समर्थ नहीं होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप का यूज हम ना करें। उस अगर इनफाइनाइट लूप हमने गलती से अगर बना भी दिया है तो उस केस के अंदर आपका जो जो प्रोग्राम जो है उसको एबनॉर्मली टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स है जिसमें हम इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। यहाँ पे तीनों सेक्शन ब्लैंक है और यहाँ पे हमने प्रिंट किया इनफाइनाइट लूप। तो ये लूप अपने आप में पूरा का पूरा जो ये फॉरएवर रन करता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को हमें इस लूप को टर्मिनेट करने के लिए हमें प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं नेस्टेड लूप। जैसा कि हम इफ एल्स के केस में भी बात कर चुके हैं कि नेस्टिंग का मीनिंग होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से लूप्स के केस में भी हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर सकते हैं कि एक लूप स्टेटमेंट के अंदर दूसरे लूप स्टेटमेंट को यूज करना ही नेस्टिंग ऑफ लूप्स है। इसे ही हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ लूप्स एक लूप के अंदर कितने हो सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है।
हम किसी भी टाइप के लूप को किसी भी टाइप के लूप के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर लूप के अंदर व्हाइल को यूज कर सकते हैं, व्हाइल के अंदर फॉर को यूज कर सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर को यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल के अंदर फॉर को यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल के अंदर व्हाइल को भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी टाइप के लूप को किसी भी टाइप के लूप के अंदर हम नेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के लूप जहाँ पे हम नेस्टिंग लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर लूप में जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और काउंटर अपडेशन, ये 3 यहाँ पे सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आउटर लूप है और ये आउटर लूप की बॉडी, उसके बाद में हमने यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर एक दूसरा लूप डिक्लेयर किया है और दूसरा लूप जो उसकी ये इसके लिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर अपडेशन, और ये आपका इनर लूप बॉडी है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस टाइप से हम फॉर लूप की नेस्टिंग कर सकते हैं, इसी टाइप से हम व्हाइल की भी नेस्टिंग कर सकते हैं। व्हाइल यहाँ पे हमने कंडीशन पुट किया, ये आपका आउटर लूप बॉडी, और इसके अंदर ये आपका दूसरा व्हाइल जो कि इनर व्हाइल लूप है, और ये इसका जो इनर व्हाइल लूप की बॉडी। इसी टाइप से हम डू व्हाइल के केस में कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे डू, उसके बाद में आपका ये आउटर लूप बॉडी, फिर यहाँ पे आपका डू, इनर लूप के लिए डू, एंड ये इनर लूप की बॉडी, और इसके लिए आपका इनर लूप के लिए कंडीशन, और ये आउटर लूप के लिए कंडीशन। तो इस टाइप से हम जो लूप्स की नेस्टिंग कर सकते हैं। ये लूप्स की नेस्टिंग करना बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि लूप्स हमें बहुत सारी जगहों पे लूप की नेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम सी लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि हमें लिस्ट को शॉर्ट करना है, या फिर हमें 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना है, तो उस केस में हमें लूप्स के नेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो लूप्स की नेस्टिंग अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक लूप्स की नेस्टिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोग्राम ले रहे हैं, जिसमें हम 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनकी टेबल्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप यूज किया है, और नेस्टेड फॉर लूप अंदर यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं लूप कंट्रोल के लिए, i एंड j, और उसके बाद में हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया है, टेबल ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आउटर लूप है, ये आउटर लूप आपका 1 से लेके 10 तक रन होगा, फिर यानी कि 10 टाइम जो आपका आउटर लूप रन होगा, इसी टाइप से 10 टाइम आपका इनर लूप रन होगा। तो इनर लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने j को यूज किया है, और आउटर लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने i को यूज किया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि i की एक वैल्यू के लिए इनर लूप जो है, यानी आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप 10 बार यानी 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो इस टाइप से आउटर लूप की जितनी भी 10 वैल्यूज हैं, तो एक बार के लिए 10 टाइम, तो इस टाइप से आपका ये जो लूप है अपने आप में टोटल जो लूप है वो 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जिस i की वैल्यू 1 से लेके i की वैल्यू 10 तक ये लूप रन होगा, और एक बार में i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो इस टाइप से जो यहाँ पे आपका 1 की टेबल एंड ये 2 की टेबल प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की टेबल, यहाँ पे 4 की टेबल। इस टाइप से ये इसका जो प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो डिस्प्ले होगा। तो इस टाइप से हम लूप की नेस्टिंग सी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। और जब हम एरेज को स्टडी करेंगे और कुछ डेटा स्ट्रक्चर की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तब हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स को और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स, ताकि हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर जंपिंग स्टेटमेंट्स भी आते हैं, जो कि प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को अल्टर करने के लिए यूज होते हैं। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स अनकंडीशनल जंपिंग के लिए यूज होते हैं, यानी कि ये
इस जंपिंग स्टेटमेंट हम जहाँ पे भी यूज करते हैं वे अनकंडीशनली प्रोग्राम कंट्रोल को एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे ट्रांसफर करते हैं। तो और जंपिंग स्टेटमेंट को हम जनरली स्विच या फिर लूप्स को इंटरप्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जंपिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास में ये 4 टाइप के जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। जिनमें से ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू ये हम जनरली लूप्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न स्टेटमेंट है यह फंक्शन के एग्जीक्यूशन को एंड करता है और जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो यह जिस भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, यानी कि जो जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है दैट इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन। तो कॉल्ड फंक्शन से प्रोग्राम के कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन, यानी कि जिस फंक्शन ने उस फंक्शन को कॉल किया था उस वापिस उस फंक्शन को रिटर्न कर देता है, और जिस फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया था उसके अंदर जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो पॉइंट था उसके इमीडिएट बाद में जो भी स्टेटमेंट है वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम जनरली फंक्शंस के केस में यूज करते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है कॉलिंग एनवायरनमेंट को, कॉलिंग फंक्शन को कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप, स्विच या फिर किसी कोड ऑफ ब्लॉक को किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आपके ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के अंदर एनक्लोज्ड है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और जब जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है ये प्रोग्राम कंट्रोल को लूप या स्विच या हम जो भी ब्लॉक जिसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसके इमीडिएट नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। तो नेस्टेड केस के अंदर, नेस्टेड लूप्स के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये इनर लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, यानी कि जो भी इनर मोस्ट लूप जिसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके जो प्रोग्राम कंट्रोल है उसको उस प्रोग्राम कंट्रोल को जो आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है उस ब्लॉक के बाद में उसके पास में ट्रांसफर कर देगा। जैसे भी इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे एक फॉर लूप हमने यूज किया है, तो फॉर लूप के अंदर जैसे कि 3 पार्ट्स इसके फॉर लूप के जो इस फॉर लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर अपडेशन, ये लूप स्टेटमेंट्स हैं। फिर ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे एनकाउंटर होगा यह प्रोग्राम कंट्रोल को इस फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसके पास में ट्रांसफर कर देगा। इसी टाइप से नेस्टेड लूप के केस के अंदर यहाँ पे अगर आपके हम एक से ज्यादा लूप यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर रहे हैं तो अगर इनर मोस्ट में हमने ब्रेक यूज किया तो इनर मोस्ट लूप से ये प्रोग्राम कंट्रोल को इनर मोस्ट लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके प्रोग्राम कंट्रोल को इनर मोस्ट लूप के ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स हम स्विच के केस में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देख ही चुके हैं कि स्विच के केस में ब्रेक स्टेटमेंट हम जो भी केस होता है उस केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि स्विच के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी केस की एंडिंग को बताता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के एग्जाम्पल के। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें हम कुछ नंबर्स एंटर करवा रहे हैं और उन नंबर्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, जो भी नंबर एंटर करेगा उन नंबर्स का हम यहाँ पे सम फाइंड आउट करेंगे, और जो भी अगर नंबर पॉजिटिव है सिर्फ उन्हीं नंबर्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे। अगर नंबर लेस देन 0 है तो हम उसको सम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इस लूप को 5 टाइम रन करने के लिए डिजाइन किया है। तो यहाँ पे एक इंटीजर i जो कि लूप को कंट्रोल करने के लिए नम जिसमें हम नंबर इनपुट कराएंगे और सम इज इक्वल टू 0
जिसमें हम सम की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो जैसे ही हम इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, यह लूप वैसे तो 5 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करते हैं, लेकिन ये साथ साथ में ये चेक करेगा कि अगर नंबर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या नहीं। अगर नेगेटिव है तो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा, और लूप को टर्मिनेट करने के बाद करने के बाद में जो प्रोग्राम कंट्रोल को इस लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर कर देगा। अदरवाइज ये लूप को 5 टाइम जो रन करेगा। तो लूप बॉडी जो है 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी अगर हम जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट के टाइम पे हम देख सकते हैं कि हमने पहला नंबर एंटर किया 10, फिर दूसरा नंबर एंटर किया 20। ये दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है। लेकिन हमने जैसे ही तीसरा नंबर एंटर किया वो लेस देन 0 है, यानी कि हमने नेगेटिव नंबर एंटर किया है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी या ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम कंट्रोल को इस फॉर लूप के ब्लॉक के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर देगा, और जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी सम की जगह सम ऑफ एंटर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉजिटिव नंबर है 10 20 जिनका सम 30 होता है, और यह सम में ये आपका नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होगा। और ये प्रोग्राम कंट्रोल जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा ये प्रोग्राम कंट्रोल को फॉर लूप के बाहर शिफ्ट कर देगा। तो स्टेप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किसी भी लूप के अंदर अगर हमें कुछ पार्ट ऑफ कोड यानी लूप बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट को स्किप करना हो और उसके बाद में नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करना हो उसके लिए यूज करते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम पर्टिकुलर कंडीशन का यूज करते हैं कि जिसके बेस पे हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम स्किप करना चाहें उनको कर सकें। यदि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को विदाउट कंडीशन यूज किया तो यह जितनी भी बार लूप एग्जीक्यूट होगा यह उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक कंडीशन यूज करते हैं जिसके बेस पे हमें उन स्टेटमेंट्स को स्किप करना है। तो अगेन कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करने तथा नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसके सिंटैक्स को देख सकते हैं। कोई आपका फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, काउंटर अपडेशन। तो यहाँ पे आपके लूप स्टेटमेंट्स हैं। फिर हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड जिनको हमें स्किप करना है। तो उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है जिसके अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जो अपने प्रीवियस प्रोग्राम ब्रेक के केस में देखा था उस सेम प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ पे हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज किया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो ये जो आपका एल्स पार्ट के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम कंट्रोल को ये उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप करके प्रोग्राम कंट्रोल को इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा नेक्स्ट इटरेशन के साथ में आपका प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब हमने ब्रेक का यूज किया था तो प्रोग्राम जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर एंटर किया प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर शिफ्ट हो गया। लेकिन इस केस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमने नेगेटिव नंबर एंटर किया उसने सम के अंदर उस नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं किया और प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू हो गया। यानी कि लूप इस केस में आपका पूरा का पूरा 5 टाइम जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये जो सम जो है वो सम तभी ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका नंबर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 20 40 एंड 50 ये 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनका सम 30 प्लस 40 70 प्लस 50 120 होता है। तो यहाँ पे हम
ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब नंबर पॉजिटिव हो। तो इस टाइप से हम इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को किसी भी लूप के अंदर लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गो टू। तो जैसा कि इस गो टू का नेम सजेस्ट करता है, गो टू प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी प्री डिफाइंड लेवल पे शिफ्ट करता है, यानी कि जैसे ही गो टू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो वहां पे हम जो भी लेवल मेंशन करते हैं ये प्रोग्राम के कंट्रोल को उस लेवल पे ट्रांसफर कर देगा। तो गो टू स्टेटमेंट को हम किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम पर्टिकुलर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम गो टू स्टेटमेंट के लिए कोई भी कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो एक तरीके से यह इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट को मल्टीपल लूप्स को ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट के साथ हम बहुत सारे लूप से एक साथ बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट के साथ हम एक ही गो टू स्टेटमेंट से हम बहुत सारे लूप को एक साथ स्किप कर सकते हैं और उस लूप बॉडी से एग्जिट हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर गो टू के यूज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गो टू के यूज से प्रोग्राम जो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए गो टू के यूज को हमें गो टू को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज जनरली नहीं करना चाहिए। तो ये गो टू का यहाँ पे हम सिंटैक्स ये देख सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल डिफाइन किया हुआ है, इस लेवल के अंदर जो भी हमें पार्ट ऑफ कोड जिसको एग्जीक्यूट करना वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और गो टू लेवल ये इसका गो टू का सिंटैक्स होता है। अब हम एग्जांपल की सहायता से गो टू को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे यूज किया है और इस एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा दो लेवल्स डिफाइन किए हैं। ये आपका लेवल 1 है। लेवल 1 के अंदर हमें इस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और लेवल 2 को हमने इस लूप से बाहर प्रोग्राम कंट्रोल को बाहर शिफ्ट करने के लिए यूज किया। यानी कि जैसे ही यूजर नेगेटिव नंबर एंटर करेगा यह प्रोग्राम के कंट्रोल को इस लूप के बाहर शिफ्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे नंबर एंटर किए 10, 20, 30, 40, 50, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर एंटर करते जा रहे हैं इसका ये सम परफॉर्म करता जाएगा, यानी और उसके बाद में ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को लेवल 1 पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये बार बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे यह इस प्रोग्राम के कंट्रोल को फॉर लूप के बाहर शिफ्ट जो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट यूज किए हैं, ये जो आपका जैसे ही हम यहाँ पे लेवल को यूज करेंगे, लेवल 1 हमने यहाँ पे यूज किया गो टू लेवल 1 2। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर एनकाउंटर होगा, जैसे हम नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे ये प्रोग्राम कंट्रोल को लेवल 1 2 पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि इसके बाद में आपका जो कोई भी नंबर हम एंटर नहीं कर पाएंगे और ये प्रोग्राम जो है आपके इन जो भी जितने भी हमने पॉजिटिव नंबर एंटर किए हैं उनके सम को डिस्प्ले कर देगा। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जितने भी आपके जंपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, इन सब को हम लूप कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया नेस्टेड लूप्स, इनफाइनाइट लूप्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।